हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी के दूसरे क्लास में। और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी जो कि क्लास 10th का है, उसके दूसरे चैप्टर विष के दांत। मुझे उम्मीद है कि पिछले क्लास का वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा और आपको क्लास समझ में भी आया होगा। अगर कोई नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जा करके पहले अध्याय को देखिए, इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेखक परिचय, यानी विष के दांत के लेखक के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि विष के दांत के लेखक कौन है। ठीक है, संक्षेप में हम लोग लेखक परिचय को समझते हैं पहले। तो लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, और जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी कह सकते हैं कि ये बिहार निवासी हैं, बिहारी ही हैं। और इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। इनके जो पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, और पंडित रामावतार शर्मा जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि उन्हीं के एक ये बड़े बेटे थे। इनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। ठीक है, और इनके बारे में अगर बात करें तो इनकी स्कूली पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से इनका पूरा हुआ, और संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने कंप्लीट किया। और जब बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचना की है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। तो इनके जो प्रमुख रचनाओं में से एक कुछ महत्वपूर्ण रचना है, इसका एक नाम है दृष्टिकोण, साहित्य और इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हीं के एक प्रमुख रचनाओं में से आज हम लोग पढ़ने वाले विष के दांत। यदि आप चाहें नोट्स बनाना तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं पाठ परिचय, यानी कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पाठ है हमारा, उसके बारे में संक्षेप में आप जरा परिचय पहले समझ लीजिए। आखिर किस टॉपिक पर, किस बात पर यह अध्याय लिखा गया है। तो कहा जाता है कि प्रस्तुत कहानी जो विष के दांत है, एक मध्यम वर्गीय अंतर्विरोधों को उजागर किया गया है। और आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर एक और सेन साहब और एक जैसे महात्माकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार के दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के महत्वपूर्ण नवीनों को पेश करती है। मैं आपको समझाता हूँ संक्षेप में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें उन दो परिवारों की को कंपेयर करके पढ़ा गया है, एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक वैसा परिवार जो धनी वर्ग के परिवार है। एक धनी वर्ग के परिवार सेन साहब है, जो अपने आप को तो महत्वाकांक्षी बताते। सफेद पोशी का मतलब एक पहनावा ओढ़ावा से एकदम बिल्कुल स्वच्छ है, दिखने में तो एकदम बिल्कुल है, स्वच्छ दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके भीतर, उनके मन के अंदर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपे हुए हैं। और वहीं पर एक दूसरा परिवार जो नौकरी पेशा करता है, निम्न मध्यवर्गीय है, मध्य वर्गीय भी नहीं, निम्न मध्यवर्गीय है, लोअर मिडिल फैमिली से है, जो उसके ऊपर कई बंदिशें थोपी हुई है, कई सारी पाबंदियां लगाई हुई गई है, फिर भी वह ईमानदारी से और बहादुरी और साहस के साथ अपने अस्तित्व को बचाए के लिए अपने जीवन को जी रहा है। तो इस चैप्टर में आपको ये समझने को मिलेगा कि किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है दो समाजों के बीच में, दो परिवारों के बीच में। एक मध्यम परिवार के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, और एक यहाँ पे अमीर घराने के परिवार के लोग को ये दोनों परिवार के बीच के कंपेयर किया गया लेखक के द्वारा, और बताया गया है कि दोनों परिवारों के बीच में किस प्रकार से इन दोनों में भेद है। हालांकि भेद निम्न वर्गीय परिवार की तरफ से नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षी
सब सेन साहब के परिवार की ओर से किया जा रहा है और सेन साहब ही खुद कर रहे हैं। लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए, प्यार दुलार में पलते हुए कुपरिमाणों को बढ़ती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। आप देखते होंगे कि एक अ, बड़े घराने में अगर इकलौते लड़के हैं, तो बड़े ही लाड़ प्यार से उनको पाला जाता है और पाले जाने के उपरांत चाहे वो कितना ही गलती क्यों नहीं करें, एक प्रकार से आप अपने हम लोग गाँव की भाषा में कहते हैं कि सर पर चढ़ा रखा है। इट मीन्स कि इनको सर पर ही चढ़ा करके पाला जाता है। एक कहावत है। तो उसका उनके प्यार और दुलार से जो कुपरिणाम मिलता है ना? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा और ये सारी बातें लेखक के द्वारा बताया गया है, ये बातें मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है। तो इसको आप अन्यत्र नहीं लेकर के, है ना? लेखक जो चीज़ों को देखे अपने समय में और उन्होंने जो चीज़ को फ़ील किया और समाज के विभेदों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो आपको उम्मीद है कि हम लोग को पढ़ना क्या है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पाठ के सारांश की तरफ चलते हैं। जो कहानी क्या है उसके सारांश की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, ठीक है? और उनकी 5 लड़कियाँ थी और 1 लड़का था, ठीक है? उनकी 5 लड़कियों में 1 लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अगर 5 लड़कियों में 1 लड़का हो और बड़े अमीर घराने के लड़का हो, तो कहीं न कहीं पूरा लाड़-दुलार प्यार से उसको पाला जाएगा, क्योंकि इकलौता भी है ना? और बड़े घराना में भी है। और कहा जाता है कि जो उनकी लड़कियाँ थी लड़कियाँ क्या थी कठपुतलियाँ। मतलब कि उनके लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो लड़कियाँ थी वो कठपुतलियाँ थी। बिल्कुल भी एकदम से आज्ञाकारी, जैसा कहा जाए वैसा ही करती थी, है ना? वो किसी भी चीज़ को तोड़ती-फोड़ती नहीं थी। एकदम शांत स्वभाव की थी। मानो कठपुतली की तरह उनको नचाया जा सकता है उनके इशारों में। इट मीन्स कि जैसे उनके माँ-बाप जिसे कहते थे, वैसे ही वो लोग करते थे। बिल्कुल एकदम सी शांत स्वभाव की थी। दौड़ती खेलती भी थी, केवल शाम के वक़्त अगर खेलने का भी टाइम आया, दौड़ने का टाइम आया, खेल-कूद करने का, तो दिन भर बिल्कुल नहीं, शाम के टाइम में थोड़ा-सा निकली, खेल-कूद ली, फिर अपने घर में चले जाती थी। इट मीन्स कि एकदम से आज्ञाकारी थी। सेन साहब ने नई मोटर कार ली थी, जिसका नाम था स्ट्रीमलैंड। वो चमचमाती काली कलर की और खूबसूरत सी गाड़ी थी और सेन साहब को उस पे नाज़ था। अब चूँकि जो भी अपने पसंदीदा कोई भी गाड़ी खरीदता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको अपने उस पे प्राउड फ़ील होता ही है, उन पे नाज़ होता है कि भाई हमने ये गाड़ी खरीदी है ना? उसी प्रकार जब सेन साहब ने एक नई मोटर कार ली स्ट्रीमलैंड, काली चमचमाती हुई थी, काफ़ी खूबसूरत दिखने में लगती थी और सेन साहब को उस पे अपने प्राउड था अपने गाड़ी के ऊपर। और एक धब्बा तक नहीं लग जाए, बिल्कुल से उसको सुरक्षित रखना है, यह निर्देश दे दिया गया था क्लीनर और शोफर को। इन दोनों को एकदम हिदायत दे दिया गया था, जो उनके घर के नौकर थे, शोफर थे, क्लीनर थे, कि गाड़ी में एक ज़रा-सा भी कहीं न कहीं धब्बा ना आ जाना चाहिए। ये एकदम हिदायत था किनको? उनके शोफर, उनके क्लीनर को। अब बात है, चूँकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आँखों का तारा था, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही। अब ये खोखा कौन है? तो ये वही है, सेन साहब का जो इकलौता लड़का था, चूँकि छोटा था। सेन साहब अगर बात आया कि उसमें दाग-धब्बा लगाएगा, तोड़-फोड़ करेगा तो कौन करेगा? तो उनको डर केवल और केवल उनके अपने ही बुढ़ापे की आँख इकलौता बेटा से था। अगर उसमें धब्बा लगाएगा, तोड़-फोड़ करेगा, किसी प्रकार का स्क्रैच करेगा, तो कौन कर सकता था? खोखा ही कर सकता था, ठीक है? इसलिए जो डर भी था उनके गाड़ी को, तो उनके अपने ही सबसे छोटे बेटे खोखा से। बात है एक दिन की कि सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ पड़ा था। उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था और शोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे शोफर को से उलझ पड़ी। एक दिन की बात है, गाड़ी लगा हुआ था बाहर, एक मदन नाम का बच्चा जो कि गाँव के बगल के पड़ोसी का बच्चा था। वो क्या किया था, गाड़ी को छू दिया था। अब चूँकि शोफर को तो बिल्कुल सी हिदायत था कि गाड़ी में बिल्कुल दाग-धब्बा नहीं आना है। कुछ होगा तो शोफर को डाँट पड़ेगी, मालिक के द्वारा यानी सेन साहब के द्वारा। तो शोफर के द्वारा जब डाँटा गया तो उनकी मम्मी यानी कि मदन की मम्मी के द्वारा वो उलझ पड़ी। इट मीन्स कि गाँव के परिवेश में क्या होता है ना, झगड़ा वगैरह टाइप में हो जाना, बात वगैरह हो जाना, तो वो चीज़ें उलझ पड़ी थी और दोनों आपस में बातचीत करने लगे झगड़ा की तरह।
अब बात आता है कि वह मामला सिमटा ही नहीं था, अभी जस्ट चलो बात का रफा दफा हुआ ही नहीं था, इतने ही देर में क्या होता है, अभी केवल आप सोचिए, केवल छूने के वजह से मदन जो पड़ोस था उनका, वो बच्चा छू दिया था, इसके वजह से सोफर से क्या उनकी माँ से झगड़ा हो गया था। और ये उधर बातचीत चल ही रहा था, बात निपटा ही कि इतना ही देर में खोखे के द्वारा जो उनका छोटा बेटा था सिंह साहब का, क्या किया, एक बत्ती का, जो गाड़ी का जो बत्ती होता, लाइट होता, उसका जो लाल शीशा उसको चकनाचूर कर दिया। अब सोचिए, वो बिल्कुल अगर जो पड़ोसी का बच्चा मदन जिसको छू दिया था गाड़ी को, तो इसके वजह में इतना सारा हो गया, लेकिन अब सेन साहब का ही खुद का बेटा, वो क्या किया, लाइट यानी बत्ती के शीशा को चकनाचूर कर दिया, मार के फोड़ दिया। लेकिन सेन साहब को जरा सा भी बुरा इस बात का नहीं लगा कि भाई साहब उनका अपना बेटा था और लाड़ प्यार से उसको पाला जा रहा था। और उसी समय उनके मित्रगण, सेन साहब के मित्रगण के आसपास में बैठे हुए थे उनके पास में। तो ये बात को देखते हुए सेन साहब अपने मित्रों से बोलते हैं कि देखा आप लोगों ने, बड़ा ही शरारती हो गया है, मतलब अपना बच्चा अगर गलती करो तो शरारती हो गया, दूसरा करे तो बदमाश है। अब मिस्टर सिंह उनका नाम था उनके दोस्त का, और वो बच्चा क्या किया था, उनके मिस्टर सिंह के गाड़ी का भी हवा चक्का का जो था ना, उसका भी हवा निकाल दिया था। फिर भी सेन साहब को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि भाई वो उनका बेटा था, गुस्सा आखिर आएगा ही क्यों। अब जब ये विदा हो गए मिस्टर सिंह, है ना, जो भी उनके दोस्त थे, उसके बाद में अब बारी आता है, सेन साहब ने मदन के पिता, भाई मदन का पिता कौन, वही जो गाड़ी छू दिया था नहीं हल्का सा, जिसके माँ से सोफर का झगड़ा हो गया था, मदन के पिता जो सेन साहब के फैक्ट्री में, अरे मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल, गिरधर लाल, जो सेन साहब के फैक्ट्री में ही क्या करता था, किरानी के रूप में काम करता था। अब क्या होता है, सेन साहब पहुंचते हैं फैक्ट्री और उनके पिता यानी मदन के पिता को बुलाते हैं, जिसका नाम गिरधर लाल होता है। और उस वाक्या की वजह से, जो वाक्या थोड़ा देर पहले घटा था, यानी मदन गाड़ी को केवल छू दिया था, उसके वजह से मदन को सेन साहब ने खरी खोटी सुनाई और कहा कि अपने बच्चों को संभाल कर रखो। आप जैसे से कहानी आप समझ रहे होंगे तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से विभेद किया जा रहा है। तो वहीं पे जब उनका लड़का फोड़ता है तो ठीक है भाई साहब, शरारती हो गया है, लेकिन हल्का सा छू देने की वजह से मदन को, क्योंकि मदन जो था वो गिरधर लाल के बेटा था, और गिरधर लाल जो कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था और सेन साहब के फैक्ट्री में चूंकि काम करता था, तो वहां पे उनके सोफर ने उनके माँ से भी झगड़ा किया और सेन साहब के द्वारा गिरधर लाल को भी खरी खोटी सुनाया गया और हिदायत दिया गया कि भाई साहब अपने बच्चे को अब संभाल करके रखो। अब जाहिर सी बात है, किसी कारणवश से आप किसी कोई आपके बच्चा गलती करता है, हमारे मध्यम परिवार परिवार में ऐसा ही होता है, पिताजी को जब शिकायत मिलता है तो आते हैं और रात को क्या करते हैं, खूब अच्छे से बिना सोचे समझे धो देते हैं अपने बच्चे को, यही होता है बेसिकली। अब आप लोग इस बात को समझ भी रहे होंगे। वैसे ही मदन के पिताजी गिरधारी लाल जैसे ही घर पहुंचते हैं और इस बात को लेकर के जो सिंह साहब के द्वारा सुनाया गया था, अच्छे से मदन का पिटाई करते, खूब पिटाई पिटाई करते हैं। चलिए कहानी बीत गया, अगले दिन की कहानी है। अब दूसरे दिन चूंकि दोनों पड़ोसी ही थे, आसपास के ही थे, सेन साहब और गिरधारी लाल। दूसरे दिन शाम का बात है, गिरधारी लाल का बेटा जो मदन था, वो कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था, यानी शाम के समय में बाहर वो लट्टू नचा रहा था, खेल रहा था। उतना ही में खोखा आता है, वही खोखा सेन साहब का लड़का, इकलौता लड़का जो लाड़ दुलार से पाला जा रहा था। इकलौता लड़का आता है और लट्टू नचाने के लिए मांगता है मदन से। अब तुम सोचो भाई साहब, आप लोग सोचिए कि आ, एक दिन पहले उस खोखा के वजह, उनके पिताजी के वजह से वो मदन मार खाया था खूब अच्छा से। अब क्या लगता है वो लट्टू दे देता? नहीं। तो खोखा के लट्टू मांगे जाने पर मदन ने मना कर दिया, है ना, और बोला बे जा भाग यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ऐसा ही होता है ना, बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब भी होता है तो जाओ जाओ अपने अपना करो, मेरे से नहीं लो, बहुत सारी चीजें, चूंकि मार खाया हुआ था केवल छू देने की वजह से। तो मदन फटकारते हुए से बोलता है जा भाग यहाँ से, बराया लट्टू नचाने वाला, अपने बाबा की मोटर कार पर बैठ। अब कासू यानी खोखा, उसको आ जाता है गुस्सा। अब चूंकि वो लाड़ प्यार से पाला जा रहा था, है ना,
उसको जो माँगा जा रहा था घर में मिल जा रहा था, है ना? अब यहाँ पे मना किया गया तो मना करेगा तो गुस्सा आ ही जाएगा उसको। कैसे मना कर दिया? कासू को गुस्सा आ जाता है और वह क्या करता है, चूँकि वो इतना बदमाश था, इतना शरारती नहीं कहिए, बदमाश था कि उसी उम्र में वो अपने बहनों पर भी, अपने नौकरों पर भी हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कह दे, आप ऐसा देखते होंगे कई परिवार में ऐसे होता है। और चूँकि उसका हाथ खुल गया हुआ था, किसी पे भी हाथ छोड़ देता था, थोड़ा-सा भी अगर कोई उसका बात नहीं मानता था, फिर भी उसको कोई कुछ नहीं कहता था। भाई बड़े घराना की इकलौता बेटा था, लाड-प्यार से उसको पाला जा रहा था, क्योंकि इसका आदत था। और जैसे ही उसको गुस्सा आता है तो चूँकि वो घर के परिवार के ऊपर भी हाथ छोड़ देता था, नौकर पर, बहनों पर, तो यहाँ तो भाई मदन है, इसको कैसे छोड़ेगा? फटाक से क्या करता है वो, मदन को ना आओ देखता है ना ताओ, और मदन को घुस्सा कस दिया, मीन्स एक घुस्सा मार देता है। भाई मदन भी छोड़ने वाला में से कहाँ है, वही गाँव का बच्चा है और मध्यम परिवार के वर्ग की एक बच्चा है, वो कहाँ छोड़ेगा? मदन भी क्या करता है, कासू पर टूट पड़ता है। वो तो एक फेंट दिया है लेकिन ये टूट पड़ा, दे भाई जितना मारना है लो। और उसकी मरम्मत कर दी जमकर, यानी उसके जमकर मरम्मत कर दी, एकदम जितना अच्छा से कुटाई कर सकता था। अब वो कितना मारता, वो तो बड़े घराना का लड़का था वो भाई, एक फेंट गुस्सा मारा, शांत हो गया। लेकिन जब इस पे टूट पड़ा मदन, तो उसको इतना अच्छा से मरम्मत किया, मीन्स कि खूब अच्छा से उसको पीटा। और जब पीटा तो कासू यानी वही जो खोखा सेन साहब का लड़का रोते हुए अब घर चला गया। ठीक। और मदन घर नहीं लौटा। अब क्यों नहीं लौटा, आप देखते होंगे कोई गलती बच्चा करता है ना तो वो घर पे ही नहीं जाता, डर से कि आप घर वाले पिटाई करेंगे। लेकिन मदन जो होता है घर नहीं लौटता है। अब रात के 8-9 बज जाता है, मदर इधर उधर घूमते रहता है, गली के दरवाजे में घर पे घुसा, है ना? रात जब देखता है तो गली के दरवाजे से चुपके घर में घुसता है। और डर तो था कि अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। लास्ट में डरते डरते जाता है कि ऐसा ना हो कि भाई बाकी दिन तो काम चल गया था, थोड़ा सा कार छू दिए थे तो थोड़ा बहुत लगा था, आज तो उसके बेटा को ही अच्छा से धो दिए, जो उसका प्यारा बेटा है, आज तो मार अधिक लगेगी, इस डर तो उसको लग रहा था। अब डरते डरते वो रसोई घर में घुस गया, चूंकि 8-9 बजा हुआ था, भूख तो लगी जाएगा, बच्चा है। और भर पेट खाना खाया पहले, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा, है ना? और उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे, जबकि उसे कासू के दो दो दांत तोड़ डाले थे। अब सोच लीजिए इतना मारा था कि दो दांत भी तोड़ दिया। अब वो सोच रहा है कि भाई उसके पिताजी गुस्सा नहीं है, गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि वो कासू का इतना ज्यादा पिटाई कर दिया यहाँ तक कि दो दांत तोड़ डाला है, फिर भी उसके पिताजी गुस्सा नहीं, वो डर रहा था कि आज तो बहुत अच्छा से लगेगा पिटाई। अब चलिए आगे, इसका कारण था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। अब इसका कारण यह था कि उसके पिताजी गुस्सा क्यों नहीं थे। उसके पीछे कारण यह था कि जब यह वाक्य हुआ, जब यह घटना हुआ, जब उसके पिताजी को पता चलता है सेन साहब को, तो सेन साहब क्या करते हैं, गिरधर लाल को नौकरी से निकाल देते हैं और घर, क्योंकि उनके ही घर में रेंट पर रहता था, ये उसके द्वारा दिए गए घर पे ही रहता था, तो घर खाली करा देने का भी आदेश दे दिया गया था। क्योंकि अब इन लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था, शांत थे। अब आगे क्या होता, दबे पाव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला कि अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया और ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा और चेहरे को नाराजगी से बादल छट गया। वो चुपके से सोने जा रहा था और रात का अंधेरा था, लोटे में उसका पैर लग गया, इसकी वजह से लोटा तन से लगा और गिरधारी को जब सुनाई दिया तो बाहर से, घर से बाहर निकलता है, देख उसका बेटा बाहर खड़ा है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं था अपने बेटे को लेकर के, है ना? उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोला, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर भी मुमकिन हो सकता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश किसी का अपमान सहन कर सकता है, स्वार्थ रहित ईंटों का जवाब पत्थर से देता है। अब इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्देश होते हुए भी पीटता था, है ना? क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे और इसे टूटते हुए दुत्कार प्यार में बदल जाता है। अब इससे पहले उन्होंने पीटा अपने बेटे को, लेकिन इस बार नहीं पीटा। ऐसा इसलिए नहीं पीटा तो उसके पीछे कारण लेखक का यह कहना है कि
कोई व्यक्ति अपने स्वार्थवश ही किसी का कहीं न कहीं अपमान सह सकता है। स्वार्थवश कि इससे पहले उसको लग रहा था कि अगर कुछ हो जाएगा तो नौकरी से निकाल देगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो स्वार्थ की वजह से ही क्या कर रहा था, वो कहीं न कहीं अपमान को सहन करता था और स्वार्थ रहित ईंटों का जवाब पत्थर से देता था, है ना? लेकिन इस बार जब क्या होता है और उसका बेटा निर्दोष होता था तब भी वो उसको पीटता था। लेकिन जब उसके 20 के दाँत टूट गया, जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको फ़ील हो गया कि भाई ऐसा कुछ है नहीं या बचा ही नहीं। तो कहीं न कहीं अब उसके 20 के दाँत टूट गए जो इससे पहले उसको लगा हुआ था। ये इसका नहीं कि 20 के दाँत टूट गया। इट मीन्स कि उनके मन में जो भी भ्रम था, जो भी अ, स्वार्थ छिपा हुआ था कहीं न कहीं अपने परिवार को लेकर के, है ना? वो चीज़ें अब खत्म हो गया था। और इसी की वजह से अब वो अपने बेटे को गलती होने के बावजूद भी पीटा नहीं बल्कि उसको दुलार में बदल गया था। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये कहानी था, जहाँ पे कहानी एक लड़के मदन के इर्द-गिर्द ही घूम रहा था, है ना? कहने का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मदन पे ही एक कहानी है। तो इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा और आप देख पा रहे होंगे कि इस कहानी में कैसे विभेद, कैसे अंतर दिखाया गया है। लेखक ने कैसे उन चीज़ों को 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 परिवारों के बीच में, है ना? एक कहीं न कहीं भेदभाव को दिखाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये कहानी समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना? अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर भी करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।